54 डिवाइड बाई 6, 9 हफ्ते हो गए हमें पढ़ाते हुए और हमने एक भी संडे ऑन नहीं किया, इसलिए शायद 54 लेक्चर्स हैं, और एक भी छुट्टी नहीं की, इसलिए शायद 54 लेक्चर हैं। रिकॉन्सिलिएशन मैच कर गई। वो रिजल्ट वाली हुई थी, तो फिर कैसे रिकॉन मैच कर गई? नहीं नहीं की थी, हो गए हम तो वो रिजल्ट वाले दिन कितने पढ़ने वाले, 54 क्लासें होगी। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले हजरात और जो फिजिकल में घर बैठे हुए वाले हजरात, पेज 884 पे आके क्वेश्चन नंबर 17 में वर्किंग करें ओरिजिनल और रॉन्ग। जरा ओरिजिनल वर्किंग करते हुए ध्यान रखिएगा कि एस्टीमेट किस दिन रिवाइज हुआ है। बेहतर है जंप मार के वर्किंग कर लें। चलें जी, सवाल पढ़ना शुरू करें ऑनलाइन वाले हजरात, और वीडियो पॉज करके 5 मिनट के अंदर ओरिजिनल और रॉन्ग वाली वर्किंग करें। माय डियर, कॉस्ट मॉडल है, टाइम ना जाया करें, जल्दी करें। पॉइंट लगा लो, फिर एक एक लगा लो कम से कम। चलो नहीं नहीं लगाना, ठीक है, वो नहीं लगाए, ठीक है। फिगर्स बड़ी बड़ी हैं, 860 और सॉरी। जी, रॉन्ग वाली वर्किंग किसने कर ली? ओरिजिनल वाली भी कर ली, तो रॉन्ग वाली भी कर लें वर्किंग। रॉन्ग वाली भी कर ली। हाइब्रिड में जाना नहीं, नहीं जाने वाले को कौन रोक सकता है? रोकने वाला होना चाहिए, क्यों नहीं रोक सकता? जी भाई, पार्ट बी भी सॉल्व हो गया किसी से? हाउ जमाल मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आईकेएफ कोड ऑफ एथिक्स। अच्छा, एथिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ा अभी, ओके ओके ओके, वो भी पढ़ना है अभी, ठीक है। ये कंसोलिडेशन स्टार्ट करनी है बुध जुमेरात से, तो फिर इंशाल्लाह साथ एथिक्स भी शुरू कर लेंगे। एथिक्स तो वैसे ही आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, किसी ने कोई सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के भी कुछ किया है? प्रॉफिट में चेंज, एसेट्स में चेंज, लाइबिलिटीज में चेंज। ऑनलाइन में लो, 15 सेकंड वीडियो आगे कर लें। जी, एग्जैक्ट 1 मिनट वीडियो और आगे कर लें, क्योंकि आप लोग तो कर चुके हैं ना। इतनी स्लो टाइम गुजरा है, जहरी बात है, उन्होंने 1 मिनट आगे कर ली होगी, वेट कर लें उनका जरा।
आप लोग होते तो 1 मिनट आगे करते या फिर कहते कि पता नहीं 1 मिनट में उन्होंने कुछ बोल ही देना है, शायद ट्रस्ट कर लेते। पाँच सेकंड रहेगी, 4 3 2 1 चलेंगे जी। शुक्रिया जी, आप लोगों ने 1 मिनट आगे कर लिया था। बीच में हमने कुछ बुड़बुड़ किया था लेकिन वो काम के नहीं था, तो छोड़ दें जी, बस इट्स इनफ। आतिफ, जिसके अब्बू का नाम अनवर है, वो एसोसिएट मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये मैनेजर फाइनेंस है। हॉट कॉफ़ी, हमें तो कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, आपको पता है। ये हॉट कॉफ़ी में नौकरी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स टू जमाल अहमद, इसके बॉस का नाम जमाल अहमद है, जो CFO है। ये अभी मैनेजर ही है और वो CFO है। छुट्टियों पे गया हुआ था आतिफ। आतिफ जब वापस आया तो आतिफ ने नोट किया कि ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 2019 हैव बीन प्रिपेयर्ड। सब एंट्रीज हो चुकी हुई हैं, हैव बीन प्रिपेयर्ड। उसे पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अभी तक रिवीजन इन डी कमीशनिंग अपडेट नहीं हुआ। बस ये गलती है, रिवीजन इन डी कमीशनिंग अपडेट नहीं हुआ। जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कह दिया था साल के पहले दिन, यहां से पता चल रहा था डी कमीशनिंग का एस्टीमेट साल के पहले दिन रिवाइज हो रहा है। तो साल के पहले दिन ही उन्होंने बता दिया था एस्टीमेट रिवाइज हो गया। आतिफ डिस्कस द मैटर विद जमाल। ये तो एथिक्स है, ये तो भी हमें से समझ नहीं आएगा। उसने जमाल से मैटर डिस्कस किया और जमाल ने उसको कहा जाने दो यार, रिवीजन डी कमीशनिंग की छोड़ो, पर इससे प्रॉफिट ये होंगे, ये एथिक्स है, छोड़ें इसको, नीचे आ जाएं। गलती बस पकड़ लें, गलती क्या की हुई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो चुकी हैं बट हैव नॉट बीन अपडेटेड फॉर रिवीजन। डी कमीशनिंग कॉस्ट वैसे पहले थी 50, लेकिन 1 जनवरी 19 को 88 हो गई है। यहां से मिला के पता चलेगा, 1 जनवरी 19 को 88 हो गई है। डिस्काउंट रेट 12% है, प्लांट की लाइफ 6 साल है। परचेज किया था 2017 में 1 जुलाई को 860 मिलियन का। हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट है एसेट्स में चेंज निकालें, लाइबिलिटीज में और प्रॉफिट्स में चेंज निकालें। पहले जरा वर्किंग्स करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद चेंज भी निकाल लेंगे। बेहतर ऐसे सवाल में पहले ओरिजिनल वाली वर्किंग कर लिया करें, ओरिजिनल वाली वर्किंग। जी, डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई, बिल्कुल। पहले 1 जनवरी 19 तक पहुंच तो जाए ना, फिर देखेंगे एस्टीमेट कितना रिवाइज हुआ। पहले पहुंच तो जाए ना, अभी तो पहुंचे नहीं, अभी तो नॉर्मल तरीके से चलें। अब मैं कह रहा हूं जंप मार लें, क्योंकि अगर आप 31 दिसंबर 17 पे रुकेंगे, फिर 31 दिसंबर 18 पे रुकेंगे, तो टाइम सा जाया होगा। जंप मार लें डायरेक्ट 31 दिसंबर 18 पे, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट देखें सिर्फ 19 है, 19 में गलती पकड़नी है, इसलिए मैं जंप मारने को कह रहा था कि अब आप जंप मार लें। अब जंप 2.5 साल की नहीं मारनी, हाइब्रिड में जंप लग रही है, जंप 2.5 साल की नहीं मारनी, जंप 1.5 साल की मारनी है। तो डेप्रिसिएशन की बजाय अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 885 डिवाइडेड बाय, ये 1 साल की निकल आई, मुझे 1.5 साल की चाहिए। ये हो गई टिल 31/12/18 664। जी बोले यहां कुछ। अकरम खान खड़े हो जाएं, ये बताएं क्या है कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31/12/18। बैठ जाएं।
किसी के भी जहन में ये आ रहा है कि नया एस्टीमेट लें, ऐसी होंगी मत मारे, पहले मैं यहां पहुंचने देना, मुझे पहुंचे पुराने एस्टीमेट के मुताबिक। कितने साल हो गए? 1.5 टोटल। अच्छा, होमवर्क वाला सवाल बड़ा मजे का था, उसमें वो पीवी दी हुई थी, उसे फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, वो ऐसे स्पाइसिस 4.5 30 ये 5 1.5 साल का इंटरेस्ट है, इसकी क्या क्या करना है? 1.5 साल का इंटरेस्ट, उसको आप 6 उसको ये भी नहीं कह सकते 18 महीने का जी है तो 12 महीने का जी होगा। ये 1.5 साल का इंटरेस्ट कोई तुक नहीं है, ये अकमुलेटेड इंटरेस्ट कोई चीज नहीं होती, वैसे अकमुलेटेड इंटरेस्ट तो छोड़े परे। बस 1.5 साल का इंटरेस्ट क्या करना है? 4 डालना है इसका। गलती असल में 19 में हुई है ना, 18 तक कुछ हुआ ही नहीं। जब वो आया तो किस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी पड़ी थी? 19 की। उसको पता चला कि 19 में रिवीजन अपडेट नहीं हुई। चले फिलहाल तो मैं ओरिजिनल वाली वर्किंग कर रहा हूं ना, तो रिवीजन बताएं कितनी हुई है। भाई कॉस्ट मॉडल में याद रखिएगा कौन आती है हमेशा? डेन, और डेन बारों बार आती है। डेन कहां से आती है? तो कॉस्ट मॉडल में तो डेन आनी है, लेकिन इसमें इतना है कि नीचे उतार लें इसको। नहीं इसको नीचे उतार, सॉरी। ये 50 कितने पे चला गया? यकम जनवरी 19। नहीं रिवाइज्ड सी है, पहला हो नहीं रहा। अच्छा रिवाइज सी है। जी उमेर आइएगा, तशरीफ लाइएगा इधर। जी उमेर आ गए। उमेर अगर 30 की बजाय मजदूरों को 53 देने हैं तो क्या होगा? उमेर ने कहा गम होगा। कितना गम होगा? 23। गम को एसेट की कॉस्ट में डाल दें, और अगर भूल जाए तो प्रोविजन क्रेडिट एसेट डेबिट प्लस 23। 687। दो दीवारों, जब कभी एसेट रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट दे या रिवैल्यूड अमाउंट दे, तो फिर आपने जो है वो रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। 1.5 साल गुजर गया तो 6 साल टोटल, तो 4.5 साल। 687 डिवाइडेड बाय 31 12 19। अकरम बोलो क्या है? नहीं अब तो मैंने खड़े हो गए, आदत ही पड़ गई मैंने देखने। मैंने बोला अकरम कहते हैं। अब बोलो रिवाइज कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 12 19। 88 into 1.12 raised to power minus 3.5। ओरिजिनल कैलकुलेशन के अंदर जो आपने गलती की वो बताएं, ताकि मैं सवाल में जाके बताऊं कि इस लाइन को सही तरह पढ़ना था। जी क्या कहां पे 2.5 साल ले लिया था? यहाँ 2.5 साल। असल में जब आप लोगों ने 2.5 साल लिया ना, तो आप डायरेक्ट पहुंच गए 31 12 19 पर। तो फिर आप लोगों ने, क्योंकि हमारी जो डैन आई है ना वो बाजी यकम जनवरी 19 को आई थी, तो जब हम 31 12 19 पर पहुंच गए तो हम भूल ही गए कि बीच में डैन भी आई है। ये गलती हुई। वेल डन। आगे बताएं और कोई गलती क्या हुई? और कोई बताए गलती क्या हुई? एक साथ 19 के ऊपर जो है एस्टिमेट रिवाइज कर दिया। सवाल में लिखा हुआ था स्टार्ट ऑफ 19, और हमारा ईयर एंड दिसंबर चल रहा है जी। और जी चेंज इन एस्टीमेट, और ये इसको लेस कर दिया था। इसकी दो वजूहात। नंबर जनरल एंट्री नहीं, ठीक है आप लोग बता दिए। ठीक है आगे चलें जी, आपस में ही कर लें जो करना है। और क्या गलती की किसी ने? हाँ वर्किंग नहीं की, ठीक है वो तो ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड।
चलें जी, रॉन्ग वाली वर्किंग। रॉन्ग वाली वर्किंग मुझे बताएं कहां से शुरू करें, शुरू से शुरू करें या कोई शॉर्टकट ले लें? मेरे ख्याल से यहां तक कोई गलती हुई नहीं, यहां तक कोई गलती हुई नहीं। कैसे पता चला? दोबारा पढ़ते हैं। He found that financial statement have not been updated for revision which is made at start of 19। स्टार्ट ऑफ 19 पे रिवीजन एस्टीमेट रिवाइज नहीं, इससे पहले तो सही हो रहा था। तो यहां से पता चला कि 19 से पहले गलती नहीं हुई। तो पहले पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें। टू सेव द टाइम ऐसे कर दीजिएगा पेपर में, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, प्रोविजन, करते 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 31/12/18। इसलिए हमने कहा था पहले ओरिजिनल वाला बना लें। ओरिजिनल वाला में कोई मसला नहीं होता असल में, वो -4.5। अच्छा जी, आगे चलें। आप मुझे बताएं, सवाल में लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन अपडेटेड फॉर रिवीजन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिवीजन नहीं डाली, विंग विंग ये दोनों लाइनें नहीं डाली, ना ये डाली ना ये लाइन डाली। यानी कि इतना दीवाना है कि डैन खड़ी है सामने, डैन खड़ी है सामने। ओ आई सी यू, इंजीनियर्स कह रहे हैं डैन आ गई है, साल के शुरू में ही आ गई थी, रिस्पेक्ट दिया करें। साल के शुरू में ही आ गई थी डैन, लेकिन अपडेट ही नहीं किया हमने डाटा को। तो अब क्या करें? नॉर्मल तरीके से निकालें डेप्रिसिएशन। 664 नहीं, 664 क्यों? डेप्रिसिएशन नॉर्मल तरीके से निकालें जैसे पहले निकल रही थी। डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट पे निकालें। 880 डिवाइडेड बाय 6, ये पूरे साल की। स्लैश इंटरेस्ट स्लैश जी बोलो। नहीं, वो फिर देखो, एक ऊपर अमाउंट चल रही होती है, एक उधर चल रही होती है, वो फिर कंफ्यूजन कभी ना कभी आ सकती है। रिस्की थोड़ी अप्रोच है, ना करो, क्योंकि ये फिगर यूज बाद में होनी होती है। ये कैरिंग अमाउंट है, वो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है, मसला हो जाता है। और ऐसे देखो ना, जैसे ये इधर 4.5 साल यूज हुई है, इधर 3.5, इस तरह की कंफ्यूजन फिर क्रिएट होंगी आपको। ना करें, ऐसे पंगे ना लें। ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है मेथड, तो 6 ही यूज कर लें जी। अच्छा, सवाल कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं था, क्योंकि रीज़न इसके सवाल ने वाजे कह दिया था कि वैसे एस्टीमेट रिवाइज मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो डिडक्शन पुराने तरीके पे था। मुझे कैसे पता डिडक्शन इंटरेस्ट पुराने तरीके में निकल चुका है? आतिफ नोटेड ए ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड हैव बीन प्रिपेयर्ड। अच्छा जी, जी 31/12/19 कैरिंग अमाउंट। अब मुझे अब ये बताएं कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। नहीं, हाथ खड़े करके मुझे बताएं सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। इधर देखें जी, डेटर को सेल की मैंने 20 रुपए पे,
डेटर को सेल की 20 रुपए पे, रिकॉर्ड कर दी 18 रुपए पे, रिकॉर्ड कर दी 18 रुपए पे। टेल मी द चेंज रिक्वायर्ड इन एसेट्स, 2 रुपए, एंड चेंज रिक्वायर्ड इन प्रॉफिट 2 से बढ़ा दें, एसेट्स 2 से बढ़ा दें और प्रॉफिट 2 से यार केड़े पिंडों आए हो सी, प्रॉफिट 2 से बढ़ा दें और डेटर 2 से डेटर किस पे सॉरी डेटर किस पे रिकॉर्ड हुए हैं, 20 पे होने चाहिए, हो किस पे गए हैं 18 पे। तो मैं सही कह रहा था, डेटर किस पे रिकॉर्ड हुए हैं 18 पे। अच्छा ये चीजें भी समझानी पड़ती हैं, डेटर किस पे रिकॉर्ड हुए हैं 18 पे, किस पे होने चाहिए थे, तो 2 से एसेट बढ़ा दें और 2 से प्रॉफिट बढ़ा दें, 2 से प्रॉफिट बढ़ा दें। अगर मैं पूछूं कि ये मैंने गलत और रॉन्ग लिख के मैं पूछूं व्हाट इज द इफ चेंज, मुझे चेंज शो करें अब एसेट्स में क्या करनी है, तो जाहिर बात है चेंज का मतलब है वो रेक्टिफाइंग एंट्री पूछ रहा है। चेंज का मतलब है वो क्या पूछ रहे हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री पूछ रहे हैं, लेकिन आपने सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट फॉर्म में देनी है। कंप्यूट करें चेंज, एंट्री की फॉर्म में नहीं देनी, स्टेटमेंट फॉर्म में देनी है। अच्छा कल उसने ना गलत प्रॉफिट पूरे बिजनेस के दे दिए थे, गलत एसेट्स पूरे बिजनेस के दे दिए थे, गलत लायबिलिटीज पूरे बिजनेस की दे दी थी। आज सिर्फ गलत प्रॉफिट्स नहीं दिए, कल के सवाल आज के सवाल में जमीन आसमान का फर्क है। कल का सवाल था अनएडजस्टेड डेटा देके एडजस्टेड मांगा था, और इधर देखें, अब देखता नहीं जब मैं कहता हूं, कल का सवाल था अनएडजस्टेड देके एडजस्टेड मांगा था, आज का सवाल है सिर्फ चेंज बताओ, यानी अनएडजस्टेड तुम्हें नहीं दे रहा, एडजस्टेड भी निकालने को नहीं कह रहा, सिर्फ क्या बताओ, कल हमने रेक्टिफाइंग एंट्री करके चेंज यहां डाल दी थी तो चेंज्ड निकल आए थे। आज वो चेंज्ड नहीं पूछ रहा, आज वो चेंज पूछ रहा है, आज वो चेंज पूछ रहा है। ओके इसके 2 तरीके हैं, हम दोनों तरीके से करेंगे। कुछ बच्चे वर्किंग से कराए थे पेपर में, कुछ एंट्रीज करके कराए थे। एंट्रीज करके थोड़ा सा लेंथी तरीका है, वर्किंग से जरा जल्दी हो जाएगा। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर होते हैं और बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं एज ऑन। पहले कोशिश करते हैं वर्किंग से। अच्छा जी, सिर्फ 19 में गलती हुई है, तो चेंज इन नंबर 1 प्रॉफिट्स, इस सवाल की मेन यानी कि बनेगा रिकॉर्ड जो चेंज इन प्रॉफिट्स। डेप्रिसिएशन हमारे अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड की है 148 और असल में है 153, तो 153 वर्सेस 148। डेप्रिसिएशन 148 से 153 पे लेके जाएंगे तो डेप्रिसिएशन बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो प्रॉफिट्स डिक्रीज होंगे 5 से, प्रॉफिट्स डिक्रीज होंगे 5 से। या इस तरह लिख सकते थे नीचे फर्दर हेडिंग बना के, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट्स 5 से कम होंगे। इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन कितनी 5, इससे प्रॉफिट्स 5 से क्या हो जाएंगे रिडी, यानी ये प्रॉफिट्स 5 से रिड्यूस हो जाएंगे डेप्रिसिएशन बढ़ाने से। इंटरेस्ट कितना था 4, कितना हो गया 6। इंक्रीज इन इंटरेस्ट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रॉफिट्स, सो प्रॉफिट्स विल रिड्यूस बाय 7 की रिडक्शन, ये चेंज है। इस तरह भी पेपर में शो कर सकते हैं, ये चेंज आ गई। एसेट्स एज ऑन होते हैं, वो फॉर द ईयर नहीं होते, एसेट्स एज ऑन होते हैं। इधर देखें, एज ऑन 534, एज ऑन 51, ये तो आसान हो गया। एसेट्स, एसेट्स में
530, जो मर्जी फिगर पहले लिख लें, 534 वर्सेस 18 की प्रॉफिट्स में, एसेट्स में इंक्रीज लानी पड़ेगी, इंक्रीज लानी पड़ेगी। तो 18 इंक्रीज, ये चेंज आएगी एसेट्स में। और प्रोविजन, प्रोविजन होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी कितनी थी अकाउंटेंट की, अब कितनी है? 59। 59 वर्सेस 34 जी। प्रोविजन 59 वर्सेस 25 की इंक्रीज। या इस तरह एंड पे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट्स विल इंक्रीज, विल रिड्यूस बाय 7, assets will increase by 18 and provision will increase by 25. जल्दी नोट करें। हाँ पूछे, बिल्कुल पूछें, खुल के पूछें। कंप्यूट चेंज इन दीज, अच्छा ठहरो, कंप्यूट चेंज इफ रिवाइज डीकमीशनिंग इज इंक्लूडेड। चेंज बताओ अगर ये चीजें डाल दी जाएं, अभी तो नहीं डाली हुई अकाउंटेंट ने, चेंज बताओ अगर ये चीजें, तो हम जवाब देखेंगे अगर ये डाल दी जाएं तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, जिससे प्रॉफिट। अगर ये चीजें डाल दी जाए एसेट भी शूट कर जाएंगे, क्योंकि डीकमीशनिंग एसेट को हिट करती है। ठीक है, आपका सवाल अभी मैं लेता हूं, तो 2-3 मिनट में मुझे क्लोज कर लेना, तो ताकि फिर नमाज पढ़ के आए हम। अच्छा, अब ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी कर सकते थे, उसमें भी कोई मसला नहीं। ठीक है, वो एंट्रीज अब हम जो है वो करके देखते हैं। जो इस साइड पे चल पड़ा ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करने के लिए, उसने ओरिजिनल एंट्रीज 3 करनी है और रॉन्ग 2 करनी है। रॉन्ग एंट्रीज बता दें 2019 की, डेफिशिएंट नहीं, पीपी क्रेडिट कर दें। ऐसे सवालों में ना अकाउंट डेफिशिएंट लिख के फिर वो समझ नहीं आती बाद में बात, नहीं समझ, बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटरेस्ट डेबिट 4 से, किसी को पता है मैंने रॉन्ग में एक जगह छोड़ी है ऊपर, ताकि वो मैच कराना आसान हो। यकम जनवरी 19 को मजदूरों ने ज्यादा पैसे मांगे, पीपी डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट 23। लेकिन 2 एंट्रीज और होंगी जो कि मस्ट होती हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन अपडेटेड फॉर चेंज इन रिवीजन, लेकिन होनी चाहिए थी जी। एक मिनट, अब आप कैलकुलेटर पकड़ें। कैलकुलेटर पे लिखें +23 -153, खैर लिख दें, +23 -153 इज इक्वल टू -130। ओरिजिनली एसेट कम होने चाहिए थे -130 से। मुझे वो वजह ना बताएं कि जाहिर बात है एसेट्स डेप्रिशिएट हो रहे हैं और प्रोविजंस बढ़ रही हैं, ये वाह, मुझे ये चीजें ना बताएं। हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम उनसे आपसे लॉजिक्स मांग रहे हैं। +23 -153 इज इक्वल टू -130। एसेट कम होने चाहिए थे 130 से, हमने कम किए 140
अब कैलकुलेटर पकड़े बगैर बताएं एसेट कम कितने से होने चाहिए थे? 130 से। हमने कम कर दिए 140, तो 18 से एसेट्स को बढ़ा दें। ये भी तरीका ठीक था। अच्छा, अब कैलकुलेटर छोड़ दें। प्रोविजन, प्रोविजन बढ़नी चाहिए थी 29 से ड्यू टू चेंज इन एस्टीमेट एंड इंटरेस्ट। लॉजिक्स तो छोड़े, मेरे बीच में ऐसी आ जाती हैं, मैथमेटिकल बातें करें। प्रोविजन बढ़नी चाहिए थी 29 से, बड़ी कितने से? 4 से। कितने से बढ़ा दें? 25 से बढ़ा दें। और बाकी तो आसान है। डेप्रिसिएशन कितने से बढ़ाएं? 148 से ले आए 153 पे। 5 से डेप्रिसिएशन बढ़ाएं, कैलकुलेटर में पकड़ें, और 2 से ओवरऑल 7 रुपए से प्रॉफिट्स कम कर दें, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 150 पे आ जाए ताकि हम फिर टाइमली आज खत्म कर दें 250 तक इंशाल्लाह। अच्छा, वो लेक्चर भाई, वो कार्ड तो वही वाला चल रहा है ना, कोई नया तो नहीं लगाया? वो यहीं पे रोका था, सी क्यों लिखना है जी? IFRS लास्ट पॉइंट पूछो, कौन सा वाला? हाँ जी, उठना पड़ेगा। ये प्रोविजन की जगह लाइबिलिटी लिख दीजिएगा, क्योंकि प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग अमाउंट। सवाल की रिक्वायरमेंट में लाइबिलिटी का लफ्ज लिखा हुआ था। हाँ जी, देखो सही आप कितने नंबर कटते हैं। आप एक दफा मौका तो दो उसको, वो पहले ही तैयार बैठा होता है। बेहतर है वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो सवाल की रिक्वायरमेंट में है। जी, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 18 लीज। लीज रिवाइज कर लें जरा टर्म टेस्ट से पहले, फिर पता नहीं लीज में क्या आना है। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 18। जी, 2-3 मिनट लगाएं, सवाल पढ़ लें। 1 to 1 अच्छा, अगर एक छोटा सा काम करें कि समरीज साथ खोल लें। सवाल लेसी का भी है, लेसर का भी है। तो समरीज में हर फिगर जो हो तो जरा देखते जाइएगा समरी में कहाँ जानी है, ताकि आपको यूज तो करना है जो आपके पास चीज़ पड़ी हुई है। पता चले वो इसी तरह पड़ी रह जाए और आप किसी और तरफ चल रहे हो। तो ज़रा समरीज साथ खोल के रख लें, और सवाल तो इधर लिखा ही हुआ है स्क्रीन के ऊपर। चलें भाई जल्दी से, एक बिल्ली मोटी ताज़ी थी। लो जी, हाइब्रिड में समरियां भी नहीं खुली हैं अभी तक। हाँ शुरू करें। समरी नहीं पड़ी?
अच्छा माशाअल्लाह, भाई कह रहे हैं वैसे ही सॉरी। करें जी शुरू, चलें। सुनहरी लिमिटेड, गोल्ड लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ स्पेशलाइज्ड इंजन्स। जीएल, इसका मतलब ये नहीं होता कि लीज का वो पांचवा टेस्ट है एसेट ऑफ स्पेशल नेचर, वो फिर वाज़ेह तौर पे बताएगा कि एसेट इज सच अ स्पेशल नेचर कि उस तरह का एसेट ही नहीं है। तो जीएल एक्वायर्स इंजन फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। जीएल खुद डीलर है, ये मैन्युफैक्चरर से इंजन लेता है एट अ कॉस्ट ऑफ 58 एंड सेल्स इट फॉर 71 मिलियन ऑन कैश। सवाल कुछ भी नहीं है, एक रिवीजन है बस। जीआरवी यूजीआरवी की एडजस्टमेंट उसने अजीब तरीके से दी हुई है, तो जिसकी गलत हुई होगी उसका एक आधा नंबर कट गया होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक नंबर हमारा कट जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो भाई 100 से 99 आ जाएंगे, क्या होगा। कॉस्ट और फेयर वैल्यू दी हुई है। द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ इज़ 5 years। लीज का टेस्ट लगाते हुए इकोनॉमिक लाइफ से डिवाइड करना होता है, लेकिन अगर मजबूरी में यूज़फुल लाइफ गिवन हो तो फिर यूज़फुल लाइफ से डिवाइड करते हैं। ये डीलर है, डीलर ऑफ इंजन्स। अच्छा, इसलिए मैंने पढ़ने का पहले टाइम दे दिया था पूरा। 1 जनवरी 22 को साल के पहले दिन हमने लीज्ड एन इंजन फ्रॉम जीएल। एलएल हम है, लीज लेसी, चलो हम जो भी हो, लेसी लेसर हम तुम क्या, ना लीड हम है ना जीएल हम है। लेसी ने लेसर से एसेट लीज पे ले लिया 4 साल के लिए। बस लेसर की ये फाइनेंस लीज होगी, बात खत्म बस। 4/5 इज ग्रेटर देन 75%, दैट्स व्हाई फॉर लेसर इट इज अ फाइनेंस लीज। पहला किराया है 16 मिलियन का 1 जनवरी 22 को, एंड ऑल सब्सिक्वेंट किराए आर पेएबल ऑन 1 जनवरी सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ 2 मिलियन ईच ईयर। तो 4 किराए बनेंगे 16, हाँ बढ़ रहा है 16, 18, 20 और 22, और ये एरियर में पे होंगे एडवांस में, एडवांस में। एलएल होना है कौन है, लेसी। लेसी की आईडीसी है 4 मिलियन। अच्छा किराए तो इधर चले जाएंगे ना, जीआई की जो कैलकुलेशन होगी। लेसी की आईडीसी है 4, जिसमें से 1.5 जीएल ने बर्दाश्त कर ली। तो फिर लेसर की आईडीसी 1.5 है और लेसी की आईडीसी 4 नहीं है, 2.5 है। लेसर के सवाल में हम यूज करेंगे 1.5 और लेसी के सवाल में यूज करेंगे 2.5। अच्छा ये मैं पढ़ता हूं जरा इसको बाद में। मार्केट रेट इज 15%, लेकिन उसको लीज में अट्रैक्ट करने के लिए हमने रेट यूज कर लिया है 10%। अच्छा जी, लेसर जो है वो रेट यूज करता है हायर ऑफ इम्प्लिसिट आर मार्केट रेट, लेकिन जर्नल एंट्री में जो सेल बुक करता है वो हमेशा किस पे बुक करता है, मार्केट रेट पे। ये एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट एक दफा कराया था। लेसर यूज करते हैं, देखें सारी चीजें लिखी होती हैं। लेसर रेट यूज करता है हायर ऑफ मार्केट रेट, और लेकिन जर्नल एंट्री में जो सेल यूज करता है वो यूजिंग मार्केट रेट। अभी सवाल खोलूंगा मैं आपको बताऊंगा वर्किंग 3 की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मार्केट रेट ऑलरेडी ज्यादा है। हाँ जी, बूटी मैन्युफैक्चरर लेसर की खोली हुई है। मैन्युफैक्चरर हो या डीलर लेसर हो, बूटी तो एक ही है, क्योंकि इधर रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स आ जाती हैं मैन्युफैक्चरर में, और डीलर में ये आ जाती है कि बाजार से कितने का खरीदा है, एक ही बात है।
LL is also obliged to incur a decommissioning cost of 9 million at the end of lease term. तो बस 9 मिलियन की पीवी ले लेंगे, ROU डेबिट LL क्रेडिट और अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट हो जाएगी। अच्छा, लेसी के लिए रेट 10% ही यूज करना है क्योंकि उसको ये रेट पता है। डिस्काउंट रेट ऑफ 12% मे बी अज्यूम्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन। जहां कहीं डिस्काउंट रेट गिवन नहीं है वहां ये यूज कर लें सबर। लेसर इन दोनों में से कौन सा रेट यूज करेगा? हायर। लेसी तो फिर कहां गिवन नहीं है? इसके साथ गिवन नहीं है, डीकमिश्निंग के साथ। IAS 37 का अलग रेट होता है, वो IAS 37 में किसी दिन खोल के देखेंगे कौन सा रेट है। तो ये बेसिकली इस एडजस्टमेंट के लिए बता रहा था कि रेट वेयर एवर इज नॉट गिवन, ये वाला रेट यूज कर लें, क्योंकि याद रखिएगा डीकमिश्निंग का वो अलग रेट दिया करेगा। इस असल में इसका ना लेसर लेसी से ताल्लुक नहीं होता, इसलिए कभी भी इम्प्लिसिट रेट या ऐसा रेट यूज नहीं होगा। डी इंस्टॉलेशन का अलग रेट होगा, वो इसलिए उसने कह दिया डी इंस्टॉलेशन के आगे यहाँ रेट गिवन होना चाहिए था कि इस पे डिस्काउंट करो। कहते हैं अगर नहीं मैंने कहीं दिया हुआ तो ये वाला यूज कर लो, तो दिया यही नहीं हुआ ना। बाकी ये एक छोटा सा उसने पंगा लिया है कि लेसर का ईयर एंड दिसंबर है और लेसी का ईयर एंड सितंबर है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा जी, अब जीआरबी यूजीआरबी की डिस्कशन कर लेते हैं। पहले लेसर के एंगल से कर लेते हैं, फिर लेसी के एंगल से बाद में कर लेंगे। जीएल का अंदाजा है। अच्छा, लेसी की डिस्कशन जरा देखें क्या होती थी। लेसी ने 8 बजे गारंटी की, ये एग्रीमेंट वाली होती थी, ये एग्रीमेंट वाली होती थी, और 9 बजे जाकर लेसी ने सोचा, नहीं लेसी की बात, लेसी के एंगल से बात कर रहा हूं, लेसी के एंगल से बात कर रहा हूं, लेसर के एंगल से बात नहीं कर रहा, लेसी की रिवीजन करा रहा हूं। लेसी ने 15 की गारंटी की और सोचा जाके मैं एसेट इतने बुरे तरीके से इस्तेमाल करूंगा कि 12 ही सिर्फ 12 का एसेट वापस करके आऊंगा। लेसी ने सोचा रेजिडुअल वैल्यू 12 है, इसके साथ लिखा होता था एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू। आप बताएं एक्सपेक्टेड टू बी पेड कितना है, 0 या 3? एक्सपेक्टेड टू बी पेड 3। थोड़ा सा जरा रिवाइज करें चीजें। लेसी ने वादा किया 15 वाली चीज दे के जाऊंगा, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू है उसकी नजर में 12 के 12 वाली दे के जाऊंगा, तो कितना और देना पड़ेगा? 3 और देना पड़ेगा। लेसी ऐसे सोचता था। अच्छा, लेसर ये कहता था कि मुझे गारंटी करो 15 की। अब लेसर सोचता था कि शायद एंड के ऊपर रेजिडुअल वैल्यू हो 17। लेसर ये सोचता था कि एंड पे रेजिडुअल वैल्यू हो 17। तो अब इधर कोई एक्सपेक्टेड वाला चक्कर नहीं था, 15 की गारंटी मिल गई है, 2 की गारंटी नहीं मिली। लेसर ऐसे सवाल सॉल्व करता था। एक अजीब सा सवाल भी था ये वाला, तो इसमें हमने फिर 15 ही ले लिया था। सॉरी, लेसर ने सोचा एसेट 14 वाला है, फिर भी रिलैक्स रहे, 15 की गारंटी मिली हुई है, वो एग्रीमेंट वाली लेनी होती है। लेसर के लिए जीआरबी ये है, यूजीआरबी 0 है। ये भी सवाल एक किया था हमने क्लास में, तो ये बिल्कुल आप तसल्ली से किसी ने नोट करना हुआ, रिवाइज करना हुआ, तो आज के लेक्चर के आधे घंटे बाद जाके ये 35-40 मिनट पे ये क्लिप चल रहा होगा, पता नहीं आप ऑनलाइन वाली बता सकते हैं कितने मिनट पे चल रहा है। तो ये अब मैंने नोट करने का आपको टाइम नहीं दिया था क्योंकि एक रिवीजन थी। दोबारा सुने, लेसी ने गारंटी किया 90 मिलियन और लेसी की सोच है कि रेजिडुअल वैल्यू होगी 101 मिलियन, तो एक्सपेक्टेड टू बी पेड कितना है? उसने कहा 90 वाली चीज दे के जाऊंगा और 101 वाली सोचा कि दे दूंगा, तो फिर वो तो कुछ नहीं देना। एक्सपेक्टेड टू बी पेड 0, तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। लेसी ने गारंटी किया 400 और लेसर ने सोचा, ये एग्रीमेंट वाला है,
लेसर ने सोचा कि 402 वाली चीज आएगी, तो बस ठीक है, 400 गारंटेड और 2 अनगारंटेड। तो सवाल ना बड़े कमाल होते थे। क्वेश्चन 17, हाँ ये नोट करने की मैं ज़्यादा दे रहा हूँ आपको, रिवीजन करने की। इधर रिवीजन कर लेते हैं। एनएल लेसर, लेसर ने सोचा है कि रेजिडुअल वैल्यू, पिछला सफा, लेसर ने सोचा है कि रेजिडुअल वैल्यू होगी 10, जिसमें से लेसी ने गारंटी कर दी है 8। अब मैं पहले लेसर के एंगल से बात कर लेता हूं। लेसर एंगल, गारंटी कितनी मिली? 8। आरवी जो सोची वो 10, तो 10 में से 8 जीआरवी, 2 यूजीआरवी। लेसी के एंगल से, लेसी के एंगल से जीआरबी तो एग्रीमेंट वाली तो वही है ना, अब हम तो उसको बदल नहीं सकते, उससे तो नहीं लड़ सकते। जीआरबी एग्रीमेंट वाली कितनी है? 8। लेसी की बहरहाल सोच है कि जब मैं एसेट वापस करके जाऊंगा तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ रह जाएगी 5। तो ये अजीब सा लफ्ज यूज करता था, एक्सपेक्टेड टू बी पेड, कितना? तो ये है रिवीजन थोड़ी सी। लेस ये अच्छा सवाल है, ये कमाल सवाल है। इसमें लेसी की सोच भी दी हुई है, लेसर की सोच भी दी हुई है। ऐसा सवाल कभी नहीं आया आई कैप में। ये बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये, इसमें दोनों की सोच दी हुई है। और एग्रीमेंट वाली तो दी ही हुई है 8। भाई टीए को बुलाएं। अच्छा, बाकी फिगरें सीधी सीधी होती हैं, बस सवाल में उठा के डालनी होती हैं। थोड़ा सा पंगा होता है, काउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड मैच नहीं करा होता। बाकी क्या है लीज में? अच्छा, बिलाल को या उस्मान को टेक्स्ट के ग्रुप में लेक्चर का लिंक शेयर कर दें। ओके, अभी हम किसका सवाल पहले करने लगे हैं? रिक्वायरमेंट पढ़े पहले? पढ़े जी। लेसर का अंदाजा है कि 4 साल के एंड पे, लीज हम तो 4 साल ना, 4 साल के एंड पे रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? ये कौन सी वाली है? सोच वाली। कितनी? 5। हाउएवर लेसी ने गारंटी एडिशनल अमाउंट 3 डाल के गारंटी कर दी है, एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 3। अब आपको क्या लग रहा है, 3 की गारंटी है 8 की गारंटी? बड़ा क्लियर लिखा है, एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 3, यानी कि 5 की गारंटी तो उसने ली, एडिशनल 3 की गारंटी ले ली। अब इस तरह ड्राफ्टिंग उसने पहली दफा किया। अब इन चीजों का क्या हाल है? ये तो अंग्रेजी की मार है। However, LL has granted an additional amount of 3। इसका मतलब यही नहीं कि 5 उसने गारंटी नहीं किया, ये ना कि एडिशनल 3 को गारंटी कर दिया, 5 उसने गारंटी नहीं। वो पागल है, एडिशनल भी लेता। यानी उसने 5 की गारंटी तो उससे कराई है, और कितने की करा ली है? आप बता दें, जब दोनों का एग्रीमेंट साइन हो रहा होगा तो एडिशनल 3 को छोड़े, मुझे बताएं गारंटी एग्रीमेंट वाली कितनी है? एग्रीमेंट वाली बताएं जल्दी। 8। अब डायग्राम बनाते होते हैं हम। सोच वाली जल्दी बताएं। सोच वाली 5, एग्रीमेंट वाली
वो मसला ही नहीं, हमें अल्लाह का शुक्र है मिलेंगे, उससे क्यों नहीं मिलेंगे, कुछ भी हो गया, ये 8 तो मिलने वादा करके गया है वो। अब यूजीआरवी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये 0 लेंगे, नेगेटिव नहीं हो सकती। लेसी के एंगल से ये पढ़ लेंगे सवाल दोबारा। ये एस्टिमेट का क्या मतलब होता है? सोच वाली कितनी है? 5, ये 9 बजे वाली है। उसने 3 एडिशनल डाल के गारंटी कर दी, तो कितने की गारंटी कर दी? 8। अब जब 5 के बदले 8 की गारंटी मिल रही है तो 8 गारंटी है। अब आप गारंटी को लैप्स ना कराएं, खत्म ना कराएं, वो तो मिल चुकी है गारंटी उसको। एक सवाल एक दफा ऐसा भी किया था जिसमें ये अमाउंट ज्यादा रखी थी। चलें जी, बस रिवीजन शुरू कर दें, बस क्या है। अच्छा अब देखिए, एक दो एडजस्टमेंट होती है हल्की फुल्की, कोई ऐसी, कोई उसके ऑडिट पढ़ रहे हैं आप लोग, तो ये उसके परवेसिव असरात नहीं होते कि ये आप एडजस्टमेंट गलत कर देंगे तो इसके परवेसिव असरात होंगे। इसके अकाउंट स्पेसिफिक असरात होते। ऑडिट की बात करनी है तो पूरी करो, और जो ऑडिट नहीं पढ़े, मैं कह रहा हूँ, यानी कि आपने ये गलती कर देंगे तो मार्क्स आगे बस इसी के कटेंगे, आगे इसकी बेस पे आगे चीजें नहीं कटेंगी। बस दिल नहीं कर आगे मिटाने को। वर्किंग 1, पुराने जमाने में कहते थे ठीक है मैं मिटा देता हूँ, तो आज कहते हैं ठीक है अम्मी सुबह धो लीजिएगा बाकी बर्तन। कॉस्ट, फेयर वैल्यू, फिर वही होता है, चूहे फिरे होते। कॉस्ट 58, फेयर वैल्यू 70। जी मैं ऐसे तो ना करो ना, अब तो लोग बातें ना करो ना, वो खिदमत की सादत हासिल। अच्छा जी, जी आई है इज ये मैन्युफैक्चर डीलर ऐसा का सवाल है, यहां पे आपको अलग अलग करना पड़ेगा। एलपी प्लस यूजीआरपी यहां रेड मार्कर से लिखनी चाहिए थी, लेकिन बस छोड़ें अब क्या, क्योंकि वो जो एक एंट्री करनी होती है हमने। जाए बेटा, माशाल्लाह, अल्लाह आपके भाग लगाए, और जो बैठे हुए हैं उनके भी लगाए। ओके, पढ़े जी। डाउन पेमेंट 0, रेंटल 16 प्लस 18 प्लस ओ यूजीआरवी तो 0 है ना, तो शुक्र है, फिर वो वाले पंगे अब होने नहीं। यूजीआरवी 84, एनआई निकालने से पहले वर्किंग 2। अच्छा, अब ये आईडीसी शाईडीसी और इस तरह की चीजें हमें परेशान नहीं करती, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूले के अंदर जो है वो क्या चीजें जानी है। आईडीसी तो बार जनरल इंटरेस्ट में जानी है जी। यकम जनवरी 22, यकम जनवरी 22, यकम जनवरी 23, यकम जनवरी 25। आगे भाई एक बात याद रखिएगा, खुदा के लिए, जीआरवी यूजीआरवी को लीज टर्म के आखिरी दिन प्लॉट कराना होता है, जुल्म ना करें, बस का लफ्ज़ ना बोलें। जीआरवी यूजीआरवी परचेज ऑप्शन प्राइस विल ऑलवेज बी पार्क्ड एट द एंड ऑफ लीज टर्म, ये कभी भी एडवांस में नहीं हो सकती। तो बस नहीं, ट्रक 4 साल की लीज है, बोलें जी 16, 18, 8, वो जो डायग्राम बनाई हुई है वहां से 8। अच्छा, अभी वो पीवी ऑफ एलपी और पीवी ऑफ यूजीआरवी निकालनी होती है असल में,
वो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि वो अब कोई फायदा नहीं, वैसे लिखने तो लिख लें। पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। हाँ जी, पीवी ऑफ एलपी 16 जमा 18 ज़रब 1.15। वर्किंग 1 और वर्किंग 2 में हमेशा यूज करना है, बूटी में लिखवाया हुआ है, वर्किंग 1 2 लिख देख ले वहां जाके, हायर ऑफ इम्प्लिसिट एंड मार्केट रेट। वर्किंग 1 और 2 में लिखवाया हुआ है 1.1 रेज़ टू पावर माइनस, क्या माइनस 3 आवाज आई थी मुझे, या मेरे कान बोले थे, कान बोले थे, शर्म नहीं आती। अच्छा 1.15 रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस -2 22 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर माइनस 3। इसको ना इस तरह गिना भी कर लिया करें बेशक, रेसिडेंटल मिसिंग हो सकते हैं, पूरा 22 पूरा 23 पूरा 24, अब पूरा 22 पूरा 23 पूरा 24 पूरा 25, कितने साल हो गए? 4 साल, प्लस 8 इंटू 1.15 65.8 प्लस 0 इज इक्वल टू, नोट बनाने तो इंटरेस्ट भी निकालने, नोट नहीं बनाना तो फिर इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है। नोट बनाने जनरल इंटरेस्ट करनी है। मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर, यार ना पाना उंगलियां मुझे, मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर याद रखिएगा हमेशा आईडीसी को फाइनेंस लीज में सेलिंग एक्सपेंसेस में डालता है। अच्छा जी, पहली एंट्री कर दें 1 जनवरी 2022 को, लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अब एक फिक्रा मैं बोलने लगा हूं, सेल विल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। सेल विल बी, छोड़े बस इधर, सेल विल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट ऑफ वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट यूजीआरवी। और पुत्र कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हुए कॉस्ट में से पीवी ऑफ यूजीआरवी माइनस होती है, सेल के अंदर पीवी ऑफ यूजीआरवी नहीं है। प्यार से कॉस्ट ऑफ सेल वाली पीवी ऑफ यूजीआरवी बोले, मैं सेल बोल रहा हूं। अच्छा, तो सेल रिकॉर्ड होती है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट यूजिंग मार्केट रेट। वी आर वेरी लकी, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड मार्केट रेट। पीवी ऑफ एलपी में ऑलरेडी मार्केट रेट यूज हो गया बीइंग हायर, तो अब वर्किंग 3 करने की जरूरत नहीं है। तो समझ आ नहीं रहे, मुंह ला रहे होंगे भाई, ऐसे नहीं आपको समझ आ रहा है, हम आपको ऐसे कह सकते हैं। नाराज हो गया है, कोई नहीं भाई, राजी कर लेंगे भाई को। एनआई बोलें 65.8, कॉस्ट 50 माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी। पीवी ऑफ यूजीआरवी शर्मा के साइड में, मैं नहीं हूं, ये कौन सा बोलने का तरीका है इनका। 58 इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की कॉस्ट 58। अच्छा, सेल लोअर ऑफ कहां से सीखा हुआ आप लोगों ने, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट यूजिंग मार्केट रेट। अच्छा, ये ना 3 स्टेप थे, याद रखिएगा। वर्किंग 0 होती थी मिसिंग फिगर्स निकालने के लिए, उसमें हमेशा इम्प्लिसिट रेट यूज करना है, जिस मर्जी किस्म का सवाल हो। वर्किंग 0 में इम्प्लिसिट रेट यूज करना है, वो मिसिंग रेंटल्स मिसिंग फिगर्स की होती थी। वर्किंग 1 के अंदर आपने रेट यूज करना है हायर ऑफ वर्किंग 1 2 में, और जनरल एंट्रीज के अंदर आपने रेट यूज करना है हमेशा सेल रिकॉर्ड करते हुए लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी यूजिंग मार्केट रेट। ये वहां बूटी में लिखा भी हुआ है, अभी दिखाया था। कहीं कहीं मुझे फील होता है आप लोग बात नहीं सुन रहे होते।
फिगर अपनी रोक के बैठे होते हैं, मैं चुप कराओ तो रहने उनसे फिगर बोलनी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट यूजिंग मार्केट रेट एंड फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, सो इट इज 65.8। अब आईडीसी, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 1.5। अच्छा जी, यकम जनवरी 22, ये क्या तारीख है? 65.8। 49.8 जी बोलें। कैश डेबिट लीव रिसीवेबल क्रेडिट, और बेटा इसका चार्ट डाल लें। बस मुझे ये बता दें हमारे साल का इंटरेस्ट कितना है? 7.4। आगे इसकी और इसकी जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट नहीं बनानी मैंने जी। 31/12/22। मैं अबू इधर बैठ जाऊं आके? जी बेटा आना, थोड़ी जगह बनाए जरा, अम्मी साइड पे हूँ। अबू मैं बैठ जाऊं? मैं वर्किंग टू घुसी हुई है, कोई नहीं मैं बैठ जाऊंगी, मैं बैठ गई, चलाएं गाड़ी। तो कोई हंसने वाली बातें हैं, ये बच्चों वाली बातें हैं। ओके जी, अकरम खान अगली एंट्री बताएं खड़े होके, जल्दी खड़े हो जाएं अकरम खान, अगली एंट्री बताएं, अगली एंट्री बताएं। अकरम खान मसला पता है क्या है? ये लोगों को बताना पड़ता है कि सवाल की ये रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। आपको बताना चाहिए था अगली एंट्री नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही ना प्रेशर में आ गए। इन्होंने पूछे थे होएगी तो सही, अल्लाह ने पूछे थे होएगी तो सही। वो बूटियां इस्तेमाल नहीं कर रहे, बूटियों में खत्म हो गई एंट्रीज। ये जो डीकमिशनिंग करनी होती है वो लेसी ने करनी होती है, सवाल में लिखा भी है लेसी ने करनी है डीकमिशनिंग। वो देखें इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करने के बाद अगली एंट्री कोई नहीं होती, बस ये 3 एंट्रीज थी। वो एक बीच में किराया आने की एंट्री की थी। बूटियां इस्तेमाल करनी नहीं आती, बूटियां इस्तेमाल करनी नहीं आती। अच्छा जी आगे चलें। अब किसके एंगल से सवाल करने? लेसी के एंगल से। एक दफा पढ़ लिया करें दोबारा। शॉर्ट टर्म लीज है, 1 साल से कम है या 4 साल की है? 4 साल की है। लो वैल्यू है, देखें पैसों में सवाल है, ये मिलियन। लो वैल्यू तो नहीं है, लो वैल्यू तो नहीं है। गोल्ड लिमिटेड परेशान होगी जो हमने लो वैल्यू बोला। अच्छा जी, अब लेसी के लिए तो मैंने आपको कहा था फेयर वैल्यू इग्नोर किया करें, बल्कि कॉस्ट भी इग्नोर करें। लेसी तो सवाल शुरू करता है पीवी ऑफ एलपी से, तो लेसी ने कॉस्ट और फेयर वैल्यू का क्या करना? बल्कि अक्सर बोला जाता था क्लास में फेयर वैल्यू इग्नोर करें, लेसी को क्या, लेसर ने कितने का एसेट खरीदा है, लेसी को अपना नहीं पता। तो बस ठीक है, पहली 2-3 लाइनें छोड़ दें बेशक। बाकी इकोनॉमिक लाइफ दी हुई है, इससे हमें क्या फ़र्क है? हमने तो रेंटल्स निकालने हैं 4 साल पर डिस्काउंट करके, हमें इससे क्या? एसेट की इकोनॉमिक लाइफ 5 साल है। लेसी के लिए तो इकोनॉमिक लाइफ का यूज़ कहीं भी नहीं है, 5 टेस्ट तो वैसे भी नहीं इसने लगाने होते। तो कॉस्ट भी गई, फेयर वैल्यू भी गई, इकोनॉमिक लाइफ भी गई, क्या करना है? 1 जनवरी 22 को हमने लीज पे एसेट लिया 4 साल के लिए। हाँ, लेसी की लीज टर्म 4 साल है, किराया 16, 18, 20, 22 तय हुआ है इन ईच ईयर। एल इनकट IDC ऑफ 4
4 में से हमारे सवाल में कितनी जाएगी? 2.5 जाएगी। बाकी ये लाइन पढ़ लेते हैं बाद में। मार्केट इंटरेस्ट रेट तो हम नहीं यूज करते, इम्प्लिसिट यूज करते हैं अगर पता हो। पता है, अगर ना पता होता तो फिर ना पता होता तो फिर भी ये यूज कर लेते हैं, क्योंकि वेयर एवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन में तो चला देते हम यही वाला, फिर तो ये यूज करते। असल में तो फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट गिवन होना चाहिए था, फिर ये वाली लाइन हमें हेल्प कर जाती। अगर लिखा होता विच इज, अगर इस पूरे सवाल में लिखा होता विच इज नॉट नोन टू लेसी, तो फिर या तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट देता, और अगर ना देता तो फिर ये लाइन यहां भी चल जानी थी कि जहां कहीं रेट तुम्हें नहीं मिल रहा फिर मेरी तरफ से ले लो। और ये तो आसान सी एंट्रीज है, लेकिन याद रखिएगा ये जो रेंटल्स हैं इनको हमने इक्वेशन में डालना है। इधर से जो जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड निकलेगी उसको भी इक्वेशन में डालना है। तो रेंटल्स को इक्वेशन में डालना है, जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड को इक्वेशन में डालना है, और बारों बार जनरल एंट्रीज में हमने ले जाना है 4 में से 2.5। बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाना है 4 में से 2.5, और बारों बार जनरल एंट्रीज में ले जाना है 9। ये बारों बार जनरल एंट्रीज में जाना है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, दिखा दें जो देख लें। रेंटल्स, जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड, और आईडीसी और डीकमीशनिंग बारों बार जनरल एंट्रीज में। हाँ, ये आखिरी चीज पढ़ लें, कुछ भी नहीं रह गया सवाल में, आखिरी चीज पढ़ लें। जी, जीआरवी भाई कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जो जीआरवी एग्रीमेंट वाली है वही जीआरवी एग्रीमेंट वाली है। जीआरवी एग्रीमेंट वाली आपने कितनी लिखी हुई है? 8। ये वाली पुस्तक उठा लिया करें, इसमें कोई बस परेशानी वाली बात नहीं। जीआरवी जो गारंटी हुई है रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 8। अच्छा, लेसर ने सोचा है कि रेजिडुअल वैल्यू ये होगी। लेसर ने सोचा है, लेसी ने सोचा है? लेसी की सोच मिसिंग है इस सवाल में। लिख लेना मैं क्या कह रहा हूं, कुछ कहते नहीं तो। लेसी की सोच मिसिंग है। लेसी सोचता नहीं यार, हद हो गई। अस्सलाम वालेकुम भाई, जब आप फ्री हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा, आप बता दें इसकी सोच क्या है रेजिडुअल वैल्यू के मद में? हाँ जी, नहीं जीरो तो मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि आप लेसर के बराबर वाली सोच एज्यूम कर लें, ज़्यादा बेहतर यही है। बस लेसर के बराबर वाली सोच, जो लेसर ने सोचा है वही इसने सोचा है। ये एक अजीब सा सवाल बस आया हुआ है कि आप क्या करें, उसको देना चाहिए था लेसर की, लेसी की सोच। सवाल तो ऐसे होते हैं ना, ये ऐसे मज़ा आता है। आप ज़बरदस्ती एज्यूम कर लें बराबर उसके, और कोई हल नहीं है। ज़ीरो तो बिला वजह एज्यूम करना कोई ज़रूरी नहीं कि मैं बिल्कुल ही फारग चीज़ दे के जाऊँगा, यानी कि जब मैं वापस चीज़ लेके आऊँगा तो चीज़ कह रही होगी मैं नहीं। इक्वल एज्यूम कर लो, वही मैं कह रहा हूँ, लेसर वाली यूज़ कर लो। तो सोच, लेसी की सोच रेजिडुअल वैल्यू की, लेसी की सोच, लेसर वाली ज़बरदस्ती ले रहे हैं। बस यही तो आईक्यूब के सवालों में पंगे होते हैं। लेसर वाली ज़बरदस्ती ले रहे हैं, कितनी? 5। अब इसमें कोई डायग्राम भी बनाते होते, अब एक्सपेक्टेड टू बी पेड बताएं, वादा कितना किया है? 8, और दे के कितने वाली चीज जाएगा? 5। तो एक्सपेक्टेड टू बी पेड 3। जी, क्या क्या करा था?
असल में ना अब वो दे रहे, आजकल मिसिंग कर नहीं रहा, वो एक पुराने कॉन्सेप्ट के मुताबिक करवाया था, उसको कटवा देंगे। छोड़े, आप लोग ना जाएं उधर। ओके, चलें जी, करें शुरू। बहरहाल इक्का दुक्का चीज़ों की वजह से परेशान ना हो करें, आप देखें आपका बेसिक सवाल हो रहा है या नहीं। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द P&L एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। P&L और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं। जी, वर्किंग वन, पीवी ऑफ एलपी। जी, पहला रेंटल, दूसरा इंटू 1 पॉइंट, बना लें पहले। इसका सवाल शुरू होता है एलपी और पीवी ऑफ एलपी से। यकम जनवरी 31/12/22 नहीं, यकम नहीं, अब ईयर एंड हमारा ना देखें, हमारा ईयर एंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ईयर एंड एंट्रीज करते हुए या P&L बैलेंस शीट बनाते हुए देख लेंगे। यकम जनवरी 22, यकम जनवरी, यकम जनवरी, यकम जनवरी, यकम जनवरी, 31/12/25। इधर आती है GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड। हाँ, बेहतर है उसके बराबर ले लो, ऐसे ही कर लेना। नहीं नहीं, ये रहने दो ना, यही मैं कह रहा हूँ। अब जिस तरह वो आई कैप चल रहा है, फिर चलो जबरदस्ती। अब ये चीज़ें स्टैंडर्ड में तो नहीं लिखी हुई ना कि अगर मिसिंग फिगर्स हो तो क्या करें, फिर वो जिस तरह आई कैप आजकल चल रहा है उसमें चलो। हाँ, आई कैप कभी कुछ करे कभी कुछ करे, फिर उस पर बात हो सकती है कि फिर हम क्या करें पेपर में, लेकिन अभी तक ऐसा कभी आया नहीं। अच्छा जी, G18 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 120 इंटू, अब रिलैक्स हो जाए करें, कोई नई चीज़ पता चले, छोड़े पुरानी चीज़ें तो सही करें। 20 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 2, 22 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 3, 3 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 4, 67.5। हाँ जी, 38. वर्किंग 3 कोई बता दें। वर्किंग 3 एक्सेलेंट। कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज, इसमें आप बारों बार जनरल एंट्रीज वाली बातें आप लेके आएंगे। अब बता दें कॉस्ट में क्या क्या चीजें डालनी है। पीवी और इंस्टॉलेशन, डी इंस्टॉलेशन की पीवी और आईडीसी, ये सारी चीजें कॉस्ट में डालनी है। जी, पीवी आईडीसी लेस ही वाली बताइएगा बस। 4 माइनस, नहीं एग्जामिनर को तो शो करना पड़ेगा ना, 4 माइनस 1.5, 2.5, और पीवी ऑफ डी इंस्टॉलेशन 9 इंटू 1.
-4। 4 साल बाद लीज टर्म खत्म हो जाएंगे तो 4 साल बाद डिसमेंटल करना है। 75 पॉइंट 75 पॉइंट और क्या कर लें? और ठीक है, वर्किंग 3.1 करनी है कर लें, डेप्रिसिएशन निकाल लें, P&L के मुंह पे निकाल लेंगे जाके। मुंह पे भी निकल आती हैं चीजें दाने शाने। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि P&L में क्या जाता है और बैलेंस शीट में क्या जाता है, बूटी देखे बगैर बता दें। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जाता था, लेकिन अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब अनवाइंडिंग वाला इंटरेस्ट भी जाएगा, दोनों अलग अलग शो कर देंगे हम। बैलेंस शीट में ROU और LL जाता था, आज प्रोविजन भी चली जाएगी, प्रोविजन भी चली जाएगी। अच्छा, इसका कोई वो स्यापा श्यापा तो नहीं खोलने की जरूरत? डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, प्रोविजन, फिर उसमें यानी कि 1 जनवरी 2022 67.5 प्लस IDC प्लस 9 into 1.12 raised to power -4 5.7 प्लस 5.7 70। इस तरह तो करने की जरूरत नहीं थी, ये गुजारा चल गया था, गुजारा चल गया था। अच्छा, इस तरह तो नहीं करने की जरूरत, अकरम को खड़ा करें 31 12 22 9 into 1.12 raised to power -3। अब इस साइड पे जाने की जरूरत नहीं, वो डेफिनेशन लीज में निकल आती है आराम से, इस साइड पे जाने की जरूरत नहीं, बस 6.4 डेप्रिसिएशन स्लैश इंटरेस्ट बैलेंसिंग 0.7, लेकिन अनलकीली हमारा ईयर एंड जो है वो कुछ और है, तो हम 0.7 को पकड़ के 9/12 करेंगे, क्योंकि P&L में पूरा 0.7 नहीं जा सकता। लेकिन बड़ी भयानक बात है कि प्रोविजन का कैरी डाउन 6.4 नहीं होगा। मैं करूंगा और तरीके से, लेकिन पुराना तरीका आपको दिखा रहा हूं, मैं करूंगा एक और तरीके से, वो एक सादा तरीके से हम कर लेंगे। हम इस तरह नहीं, वैसे तो देखें 0.7 का 9/12 असल में मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा ईयर एंड सितंबर है। ये इंटरेस्ट जरा उंगली से पकड़ के देख लें कितने अरसे का है, ये इंटरेस्ट कितने अरसे का है? 1 साल का, क्योंकि ये वाली वर्किंग्स तो हम लीज ईयर एंड के एतबार से करते हैं, ये तो अकाउंटिंग ईयर एंड के एतबार से नहीं करते। तो मेरा इंटरेस्ट पूरे साल का कितना है? 0.7। अब असल में एंट्रीज दो होंगी ना, ROU डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट विद ओनली 9 मंथ्स 0.7 का, तो 0.7 इंटू 9/12 क्या आ गया? 0.5। या फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं हम कि हमने ये वाली वर्किंग की हुई है, तो 5.7 इंटू 12% इंटू 9/12, वो आ जाके खुद ही बोर्ड वही 0.5। लेकिन जाहिर बात है आपको तो मुझे दोनों तरीके से बताना चाहिए ना, वरना तो यू विल के हम उस तरीके से करें क्या, आपको अभी थोड़े दिनों में पता तो तरीका होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से तो पहला साल है, तो लीज के सवालों में ये वाले पंगे खोलने की जरूरत नहीं है। हम इन पंगों से अगर बचना चाहें तो हम वो बचपन वाली चीज ना देख लें कि इसको अनवाइंड कर दो, 5.7 इंटू, एक छोटी सी एहतियात करनी पड़ेगी, वो मैं क्या करूं, वो 9/12 करना पड़ेगा। तो इट्स अप टू यू मोहतरम, जैसे मर्जी आप पसंद करें, लेकिन याद रखिएगा ये इंटरेस्ट पूरे, कभी भी ये कैलकुलेशन करनी पड़े, ये कैलकुलेशन हमारे लीज ईयर एंड के एतबार से ही चलेगी, जैसे हमारा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी चल रहा था लीज ईयर एंड के एतबार से। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि आप अगर ये वर्किंग करना चाहें तो ये वर्किंग जो है वो जरूर कर लें, ये वर्किंग जरूर कर लें।
ताकि आपको पता चल जाए 0.5 कैसे आया है। मैं तो P&L में 5.7 इंटू 12% इंटू 9/12 कर दूंगा। मैं तो P&L में वही गुजारा चला दूंगा। आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में प्रोविजन शो कीजिएगा 5.7 प्लस 0.5, क्योंकि अभी 3 महीने का इंटरेस्ट इसमें डालने की जरूरत नहीं है। करें जी नोट, रफ वर्किंग लिख के ऊपर। एक कतरा आ रहा है। भाई कवर में जाने से पहले उसकी तैयारी वैसे कर लेनी चाहिए। उधर तो कोई प्रोग्राम नहीं कतरे शतरे का भी। वो सिंटेक्स की क्लास में चूहा आया था, सारे बच्चे वो छठी सातवीं रो वाले चूहे से, इधर चूहा इधर फिर रहा था इस वाले एसी के पास, इस वाले एसी के पास, और हम सबसे ज़्यादा रिस्क पे थे। वो अंदर से फॉल सीलिंग में चला गया और ये फॉल सीलिंग यहाँ से खुल गया, बाकी जगहों से बंद है। तो बच्चे वहाँ आखिर में बैठ के डरे थे। तो अगर खुदा ना खास से झूठ बोला किसी ने और किया तो कवर में वो तो हाई लेवल के होते हैं। वो किताबों में लिखा है कि क्या वो क्या कहते हैं जो है, वो अगर फूंक भी मारते तो क़यामत तक घास नहीं ख़त्म हो जाए। उनको तो इतना लेवल है, वो तो उससे आपको कुछ कर नहीं सकेगा कि अल्लाह वो मुझे बस छोड़ देंगे। कल एक लड़का हमारे साथ था मस्जिद में। अब उसको जब हमने बताया कि चची भी नामहरम होती है तो ऐसे देख रहा था। तो ये हमने उसको ये बताया कि ये नहीं कि चची जी घर आए तो अस्सलाम वालेकुम चची, हाउ आर यू, शी इज योर नामहरम, सो यू हैव टू कीप सम बाउंड्रीज। वो मानी भी, लिस्ट बनवा लो मेरे पास क्लास के बाद आके, ग्रुप में भेज देते हैं, ग्रुप में भेज देते हैं। पता होना चाहिए, पता इतने बड़े होके नहीं पता चला, अब तो पता चल जाना चाहिए। ओके ओके जी। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि हमें थोड़ा सा टाइम सेव करना चाहिए P&L बैलेंस शीट बनाने के लिए पेपर में। ये वाली वर्किंग तो नहीं खोलेंगे हम। अब आप P&L बैलेंस शीट जरा मुझे बनवा दें। अच्छा तो नहीं लगता कि इस जगह में मैं P&L बनाऊं, लेकिन बाकी कौन से काम हम अच्छे करते हैं। तो यहां P&L में इंटरेस्ट 5 इंटू 9/, ये तो क्लास के बाद किसी को पता चलने के जीरेंट 30 सितंबर है, उन्हें 9/12 क्यों लगे सी। 5 इंटू 9 बाय डेप्रिसिएशन, मेरे ख्याल से ना ICAP से भी पूछा था, इसमें मुख्तलिफ किताबों की मुख्तलिफ राय आई। ये पहली दफ़ा मैं बात कर रहा हूँ क्लास में। ये जो GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड होती है ना, ये डेप्शन निकालते हुए माइनस कर दिया करें। कुछ लोगों की कुछ राय है, कुछ लोगों की कुछ राय है। ICAP ने वैसे कह दिया कि यार ये कर लो, ऐसा इतना बड़ा स्यापा नहीं है। पास पेपर में कभी उसने कभी कुछ हो जाता है तो कहते हैं यार छोड़ो, ये ज़्यादा चक्करों में ना पढ़ो। ये ज़रा एक नई बात आपको बताई है, GRV जो एक्सपेक्टेड टू बी पेड है ना, वो डेप्रिसिएशन में माइनस कर दिया करें। अब इसकी पीछे क्या वजह है छोड़ने ज़रा चीज़ें, बस ये कर दिया करें। 7.7 माइनस 3, मुझे नहीं पता सोल्यूशन में हुआ हुआ या नहीं, मैं देख लूँगा जाके। नहीं हुआ हुआ, ठीक है, खैर। डिवाइडेड बाय 4, ये GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड है। लीज के अलावा, लेसी के अलावा इंशाल्लाह ये मसला नहीं आता लेसर में। इंटू 9 बाय मेरा इशारिया 6, इंटरेस्ट ऑन प्रोविजन। अच्छा मुझे प्रिंसिपल अमाउंट बताएं, यानी कि 9 की बजाय मजदूरों को आज कितने देने हैं। अच्छा 5.7 का डिस्काउंट खोलें इनटू ये 12% कितने अरसे का है। ये 5.7 क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पे रेट लगाएंगे तो कितने अरसे का इंटरेस्ट निकलेगा, वो साल का अरसा बताएं। 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 22, लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए ये पूरे 22 के साल का था। अब ये 22 के साल के पहले 9 महीने का आ गया 0.5, P&L बन गया।
है ना गुस्सा। आरओयू की कॉस्ट नजर आ रही है, व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रही है, माइनस डेप्रिसिएशन। हाँ वो 9/12 है ऑलरेडी, वहां परेशान ना हो। बीवी अल्लाह का शुक्र है हमारी सही निकलेगी, अल्लाह का शुक्र है। सॉरी आप लोग किधर निकल गए थे? 62.1। चलो, लीज लाइबिलिटी और करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी। हमारे साल की पेमेंट के नीचे किधर गई मक्खी? नीचे चली गई। माफ कर दे, चाचा की पुत्र है माँ। अच्छा, हाइब्रिड में सेकंड रो में कौन चीज चाचू की बात, सॉरी। अच्छा, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, बस लाइन लगा दें, बोला करो कि फिक्रा 10। करंट में कितना जाना है? 30। नॉन करंट? हाँ तेसी फारगा लेवल है भाई। अच्छा 38 और नहीं, हम वैसे फारग ही हैं, तो अपने आप को बंदे को कुछ समझना नहीं चाहिए। 38.5। अच्छा, अगर अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड मैच ना करे तो अकरम खाना मुझे बताओ कि इंटरेस्ट पेबल भी आता है ना बैलेंस शीट में, ये कितने अरसे का है? 12 महीने का। मुझे इसमें से ये 12 महीने का 30 सितंबर 22 को पे हो गया या 30 सितंबर 22 को पे नहीं हो सका, ये पेएबल है। फिर 5 इंटू 9/12। प्रोविजन, ये बरात कहां से आ गई आज इस सवाल में? ये बरात पहले तो नहीं आती थी। ये बरातियों के साथ कौन आ गए हैं आज? बैंड बाजे वाले। तेरी शान नहीं है ये, बिन बुलाए में, ये समझ आ रही। अच्छा, प्रोविजन, कोई मशवरा दे दें प्रोविजन का। प्रोविजन का कैरी डाउन ये ले लें या प्रोविजन का कैरी डाउन ये ले लें या कुछ करें? 5.7 प्लस 0.7 इंटू 9/12 या 0.7 इंटू 9/12 निकला हुआ है। जर्नल एंट्रीज भी करके सोच सकते हैं, एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट और इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, या 5.7 प्लस 0.7 इंटू 9/12। लेकिन जाहिर बात है मैंने तो 0.7 निकलवाया नहीं, यहाँ पे मैंने तो डायरेक्ट ही 0.5 निकलवाया हुआ है, तो इसलिए फिर बेहतर है कि यहाँ पे 0.5 ऐड कर दें। क्या करना है, क्रिकेट खेल के तुम्हें? अल्लाह हाफिज़। जाओ तुम, ये सॉफ्टवेयर्स में भाई खुदा हाफिज़ कर किया जा रहा है कि जाओ बस करो, थोड़ी मेहरबानी छाड़ दो सानू। नहीं हमने कौन से आज आपको होमवर्क देने हैं इतने ज़्यादा। अच्छा जी, भाई मुझे आपसे ज़्यादा टेंशन है जाने की। अच्छा जी, अब आप हजरात तशरीफ़ ले आएँ पेज नंबर 879 पे। बस एक एडजस्टमेंट मुझे करवा दें, पेज 879 पे खुदा का खौफ करें। पेज 879
क्वेश्चन नंबर 8 का सी, हंसना नहीं है इस एडजस्टमेंट पे ये करवानी थी मेरा 8 7 9। जाओ, रिक्शे वाला आ गया तो उठो, मुझे क्यों बता रहे हो? रिक्शे वाले अंकल को समोसा खिला देना रास्ते में। 31 दिसंबर 2014, इन अक्टूबर 2014, अक्टूबर 2014 में ZL decided to relocate its production unit from सक्खर to, ये तो लाहौर टू मुल्तान था, ये तो गड़बड़ हो गई है। अच्छा 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 अच्छा, वो और सवाल था, सॉरी सॉरी सॉरी, पार्ट ए था, ये पार्टी बी है। इस रिस्पेक्ट में डिटेल प्लान बन गया, मैनेजमेंट ने अप्रूव भी कर दिया, अनाउंस भी हो गया। इन्हीं निजी छेती छेती काम दुनिया च नहीं होंगे, चलो ठीक है। ये काम दिसंबर को अनाउंस भी कर दिया। ZL ने प्लान किया टू कंप्लीट द रिलोकेशन बाय द एंड ऑफ जून 15, यानी अगले साल के मिड तक रिलोकेशन कर देनी है। पिछले सवाल में भी यही था, 6 महीने के अंदर रिलोकेशन कर देनी है। द रिलेटेड कॉस्ट हैव बीन एस्टिमेटेड, क्योंकि 6 महीने बाद करनी है तो अंदाजा लगाया है कि जाने वालों को हम देंगे 3.58। रिलोकेशन ऑफ स्टाफ टू, क्या हो गया, मेरा सवाल कहाँ चला गया? सवाल ढूंढते ढूंढते उतना टाइम लग जाना है जितनी देर के अंदर हो जाना था। ओए साडा सफा कितने लग गए। रिलोकेशन ऑफ स्टाफ टू कराची। स्टाफ, ये कौन सा वाला स्टाफ? ये जिसको निकाल रहे होंगे उसे ट्रेन कर रहे होंगे। आप घर जाके घर वालों के साथ कैसे रहने बगैर नौकरी के? नहीं हो सकते वैसे इस स्टाफ को ट्रेन कर रहे हो कि हम तुम्हें निकाल रहे हैं, आप दुनिया में रहना सीखना। तुम, मेरे ख्याल से तो शायद इसी स्टाफ को ट्रेन कर रहे होंगे जिसको क्या किया जा रहा है, रिलोकेट किया जा रहा है। क्योंकि सक्खर वाले जो है वो और किस्म की जुबान बोलते होंगे, शायद कराची वाले और किस्म की जुबान बोलते होंगे, इनको ट्रेन किया जा रहा होगा। ये वो एफ वो फिर आ गया, पिछले सवाल में इसने जान छुड़ाई थी, फिर आ गया। ये रिलोकेशन को देखने के लिए टपक पड़ता है, तो इसके साथ क्या लिख के आएंगे? इट इज नॉट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है। अच्छा, अब भाई ये सवाल मैंने आपको करवाया हुआ था, लेकिन आज इस सवाल को जरा दोबारा पढ़ के मुझे बताएं कि दिसंबर 14 को सिटीजन कमेटी वाले हमारे से मिले थे, हमारी व्हीकल्स में सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं था, तो मैनेजमेंट ने मीटिंग की है 25 दिसंबर को और सोच लिए कि सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है। इसकी कॉस्ट 25 मिलियन। द कंपनी हैज़ नो लीगल और पब्लिश्ड पॉलिसी। ये सवाल मैंने आपको करवाया था लेक्चर के पहले दिन, जिस दिन हमारा ये टॉपिक शुरू हुआ था। हमने उस वक्त कहा था कि नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव, देयरफॉर नो प्रोविजन विल बी रिकॉर्ड। इस सवाल के सॉल्यूशन में एक लाइन लिखी हुई थी जो अब हमें समझ आएगी, वो ये लिखी हुई थी, द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट विल ओनली बी रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी व्हेन द इक्विपमेंट इज रिसीव्ड या डिलीवर्ड, और हमने उसकी पेमेंट नहीं की। इक्विपमेंट की तो लायबिलिटी अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन होती तो भी रिकॉर्ड नहीं करनी थी। इक्विपमेंट की लायबिलिटी तो रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती। अगर हम कम्युनिकेट भी कर देते कि हम इक्विपमेंट इंस्टॉल करेंगे, तो भी इक्विपमेंट की लायबिलिटी तो शायद अराइज, क्योंकि इक्विपमेंट की लायबिलिटी सिर्फ कब अराइज हो सकती है? जब इक्विपमेंट आ जाए, तो फिर वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। इक्विपमेंट की लायबिलिटी तो रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर इक्विपमेंट इंस्टॉल करने को गवर्नमेंट कह दिए और हम फिर इंस्टॉल कर नहीं रहे और फिर हम लेट किए जा रहे हैं, तो उसकी क्या होगी? पेनल्टी होगी। तो फिर उस पेनल्टी की लायबिलिटी जरूर रिकॉर्ड करें, प्रोविजन जरूर बनाएं। इस और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन 8 तो पूरा हो गया है, इसका पॉइंट ए भी हो गया है। अब आप हजरात मुझे क्या करें ये किसने करने हैं, किसको कराने हैं, ये कब होने हैं, ये क्या है, ये किसके लिए है? तो कराते हो तो कहते हैं करा क्यों रहे हैं, नहीं कराते तो कहते हो कराएं। अच्छा, मैं सीरियसली बताता हूँ, कोई एक भी 5 पेपर छोड़ के देखे ना, 2-3 बच्चे क्लास के बाद, सर ये वाली जस्मिन आप कराएंगे क्लास में? अच्छा, जब कराने को बुलाओ, सर आज नहीं सर।
क्या कार्ड चेंज करवा दो। चलो यार बस कर दो।